जय हिंद साथियों, आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। और साथियों, हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। अगर जो छात्र पहली बार इस वीडियो में आया हो, उससे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो शुरुआती दौर से, शुरुआती लेक्चर से अपने सारे लेक्चर्स कंप्लीट करते आए, ताकि भारतीय भूगोल से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न उसके आगे आने वाले किसी भी वनडे एग्जाम में होता है तो वो उसमें सफल हो सके, उससे बेहतर तरीके से सारे क्वेश्चंस बने। क्योंकि इस सत्र में हम सारा एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हैं और साथ ही साथ किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन सभी चीजों का समावेशन और समाकलन किया हुआ है। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और साथियों, आप देख पा रहे होंगे कि हमारे आज के इस सत्र में हमारा जो टॉपिक है वो है भारत में जनसंख्या। लेकिन आप बोलोगे कि सर, आप हमेशा एक शुभ विचार लेकर आते हैं, लेकिन इस बार शुभ विचार नहीं। कोई बात नहीं साथियों, मन में बात आई तो मैं एक शुभ विचार बोल ही देता हूं। अगर आप रामचरितमानस पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, लेकिन रामचरितमानस की एक पंक्ति पे मैं जोर देना चाहूंगा, वो ये है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही तो तस फल चाखा। ये आप लोगों को बताने का उद्देश्य इसलिए था मेरा कि साथियों, वर्तमान में प्रतियोगिता का अगर देखें, कंपटीशन का जो है स्तर वो काफी बढ़ गया है, जिसके लिए आपको अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी निरंतरता बनाए रखना बहुत ही अनिवार्य है। और अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे तो आप सफल जरूर होंगे, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी ब्रेक करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी सफलता से चूक जाएंगे। तो आशा करता हूं मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं सही तरीके से, और मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं, मेरा उद्देश्य आप लोगों को मोटिवेटेड रखना है, मेरा उद्देश्य आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाना है। समझ रहे हैं साथियों? और मैं आप लोगों को यहाँ एक नई चीज अनाउंस करना चाहूंगा कि मेरा करंट अफेयर्स का सेशन हर संडे आने वाला है। तो आप सभी उस करंट अफेयर से, जितने भी सेशन, मतलब करंट अफेयर का जो सेशन रहेगा, उससे आप बेहतर तरीके से अपने करंट अफेयर्स को कंपाइल कर सकते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर जो है वो वीकली होने वाला है। चलिए साथियों, अपना सत्र प्रारंभ करते हैं, जो कि क्या है, भारत में जनसंख्या। और जनसंख्या में मेनली क्या पढ़ना है? देखो, जनसंख्या में अगर हम नजर डालें तो जनसंख्या में हमें पढ़ना है भारत में सेंसस, या जिसे कहेंगे क्या, आपका जनगणना। क्लियर है? जनगणना। अब ये जनगणना संबंधित अधिकतर प्रश्न जो है, जनगणना संबंधित आंकड़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे वनडे एग्जाम में। अब ये आंकड़ा कैसे होगा, क्या होगा, जिससे प्रश्न पूछा जाता है, वो हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम भारत में जनसंख्या से संबंधित जनगणना में जो जनगणना की जो प्रक्रिया चालू हुई, प्रक्रिया प्रारंभ हुई, उससे संबंधित जानकारी को हमें पहले प्राप्त करना है। भारत में मैं जनगणना की बात करूं साथियों, तो भारत में जनगणना 1872, 1872, गौर से समझिएगा, गौर से सुनिएगा, बल दीजिएगा हर चीज में जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, और कहानी के तौर पे याद भी रख सकते हैं। तो भारत में अगर मैं जनगणना में बल डालूं तो भारत में जनगणना सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ब्रिटिश अधीन हम भारत, ब्रिटिश शासन जो है हमारे ऊपर राज कर रहा था, तो उन्होंने ही सबसे पहले पहल की कि भारत में जनगणना होनी चाहिए। और वो जनगणना कब से प्रारंभ करी? 1872, मतलब 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा। आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि ये जो लॉर्ड मेयो है, उनके द्वारा सबसे पहले भारत में जनगणना हम देखने को मिलता है हमें, मतलब। क्लियर है साथियों? अब ये क्यों पढ़ रहे हैं? तो हमें जनगणना से संबंधित ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी तो पता होना चाहिए ना। समझ रहे हैं ना मेरी बात? क्लियर है? आज का सत्र जो है वो समझने और याद करने वाला है। फिर किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा और किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, उस पर मैं जो है बल दूंगा। इसके ही जनगणना से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं अगले सत्र में आप लोग को बताऊंगा। लेकिन जानना जरूरी है मेरे साथियों, 1872 लॉर्ड मेयो के शासनकाल में चालू हुआ। लेकिन एक प्रश्न और पूछेगा कि जनगणना नियमित रूप से, समझ रहे हो ना, जनगणना अगर नियमित रूप से अगर देखें कि सिस्टमैटिक कब प्रारंभ हुआ, तो वो कब प्रारंभ हुआ? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में। कब? 1881 में। कब? नियमित रूप से, मतलब कि सिस्टमैटिक कब से स्टार्ट हुआ। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? क्लियर है? 1881, और यहाँ नहीं दिया है लॉर्ड आपका रिपन, तो याद रख सकते हैं कि रिपन ने
सबसे पहले रिबन काटा नियमित रूप से, ठीक है। लेकिन इससे पहले रिबन काट चुके थे कौन? लॉर्ड मेयो। क्लियर है साथियों। अब विश्व में अगर देखें सर्वप्रथम जनगणना कराने वाला देश कौन सा है, तो सबसे पहले जनगणना 1749, कब? 1749। सारी चीजें याद रखना है। और इस सत्र में जब मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूं तो कृपया पूरा सत्र कंप्लीट करें, इसलिए मैं वीडियो का फॉर्मेट छोटा रखता हूं ताकि छोटी छोटी चीजें आप लोगों के पास पहुंचते रहे और बहुत सारे पोर्शन आपके पास ऐसे ही छोटे छोटे माध्यम से पहुंचाते जा रहा हूं। और साथियों, आपने एक कहानी जरूर सुनी होगी, वो है प्यासे कौवे की। प्यासा कौवा जो है वो धीरे धीरे क्या करते रहता है, देखो बात गौर से समझना, धीरे धीरे क्या करता है, एक घड़े को भरते जाता है जिसके तल में, जिसके पेंदी में क्या रहता है, थोड़ा सा जल जमे रहता है। और जो है वो उसको फील करते जाता है, किससे? तो पत्थरों से। और पत्थरों से फील करते करते वो उसके पास जो है जल की प्राप्ति हो जाती है और अपनी प्यास को बुझा जाता है। तो वैसे ही जीवन है साथियों, छोटी छोटी चीजें जो है वो आप लोगों के लिए क्या बनते जाएगी, बड़ी चीजें बनते जाएगी। आप ही बल दे रहे हैं वनडे एग्जाम में, आप लोगों का वनडे एग्जाम क्लियर हो जाएगा। फिर एक समय आप ऐसा आएगा कि आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले एरिया में, मतलब कि यूपीएससी, सीजीपीएससी और जितने भी पीसीएस एग्जाम है उस पर भी आप बेहतर तरीके से बल दे सकते हैं, जैसे एमपीपीएससी हो गया और सभी जिस जिस राज्य में आप निवास करते हैं। आशा करता हूँ मेरी बातें समझ में आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले किसने चालू किया, तो स्वीडन ने चालू किया 1749 में। भारत में जनगणना संगठन, देखो भारत में जनगणना संगठन क्या कराता है, जनगणना के आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। वर्तमान में 2021 की जनगणना हर साल देखा जाए तो हर 10 साल में जो है वो आपका जनगणना संपन्न कराया जाता है। और ये जनगणना के आंकड़े कौन करता है, तो सेंसस कमीशन आपका जनगणना संगठन द्वारा किया जाता है। इसका सबसे उच्च अधिकारी होता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, थोड़ा सा मेहनत मैं कराता हूँ, मेरी प्रकृति है कि आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिस प्रकार से कंपटीशन कम्युनिटी की फैकल्टीज आप लोगों के लिए निरंतर वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मेहनत ही कर रहे हैं साथियों, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आशा करते हैं हम कि ये उम्मीद लगाते हैं आपसे कि आप भी थोड़ा मेहनत करो, और आपकी मेहनत को मैं भी दे रहा हूँ कि बताइए रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है, जिसे कहा जाता है भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। क्लियर है, इतना याद रहेगा। क्लियर है, आगे बढ़ूं, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, अब देखो जनगणना हुई, अगर जनगणना 1872 में प्रारंभ होती है, ठीक है, उसके बाद 1881 में जो है नियमित रूप से जनगणना प्रारंभ होती है, तो 81, फिर आपका क्या हुआ 1881। भाई इसको आंकड़ा करोगे तो देखो, काउंट करो, मैं बता रहा हूँ कि 2011 की जनगणना जो थी वो 15वीं जनगणना थी। क्लियर है, कौन सी जनगणना थी, एकदम क्लियर नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा पेन कॉपी लो कि कब से कहां तक के नियमित रूप से जनगणना हुई और कैसे इसका रेशो निकाला गया। और प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा एसएससी में, व्यापम में, वनडे एग्जाम में कि बताओ 2011 की जनगणना 15वीं थी, तो अगर 2021 की जनगणना आपके सामने आएगी, कोविड-19 की वजह से ये सब और एनआरसी सीएए की वजह से जो है सब स्थगित हुआ है ना, वर्तमान में जनगणना चल ही रही है। तो जो है 2021 की अगर मैं बात करूं मेरे साथियों, तो ये कौन से नंबर की जनगणना होगी, तो ये कौन से नंबर की जनगणना हो जाएगी, मैं ही आंसर बता देता हूं आप लोगों को, तो 16वें नंबर की जनगणना हो जाएगी। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर, आगे बढ़े। चलो देखो, अब देखो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी जनसंख्या है, 121 करोड़। वो पूरा डाटा है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये पूरे 121 करोड़ जो है वो पूरे विश्व का 17.5% है। बोले सर ये क्या बोल दिया, चलो आओ समझ जाते हैं। देखो साथियों, बात ऐसी है कि अगर ये पूरी पृथ्वी, समझना ये क्या है, पूरी पृथ्वी। अब इस पृथ्वी में भारत जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार से स्थित है, और ये पूरे विश्व है। अब इस पूरे विश्व में भारत में यहाँ जो है कितनी जनसंख्या रह रही है, 121 करोड़। सीआर लिख दूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, भाषा का कोई टेंशन नहीं होता है, थोड़ा सा बल देना होता है। अब ये पूरे विश्व की 121 करोड़ जनसंख्या, पूरे विश्व की में भी लोग रहते होंगे, पूरे विश्व में भी लोग निवास कर रहे हैं इस प्रकार से।
तो पूरे विश्व में जितने लोग निवास कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने लोग रह रहे हैं, उसका 17.5%। क्लियर है? प्रश्न पूछा हुआ है कई बार ना, गौर से एक एक चीज पे बल देंगे। अब देखो 2001 में जनगणना हुई थी 14वें नंबर की, 2011 में हुई कब? आपका 15वें नंबर की। अब ये 2001 और 2011 में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई हमारे यहाँ हमारे दो की पॉलिसी अपना ही नहीं रहा है। मतलब कि जनगणना बोल रहा हूँ, जनसंख्या जो है वो बढ़ते ही जा रहा है, और हम ही युवा जो है इस जनसंख्या को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए जो है हमें लोगों को शिक्षित करना है, लोगों को जो है जागरूक रखना है कि भाई ज्यादा पैदा मत करो। क्लियर है? ठीक है, मैं आप लोगों का गुरुजी हूं, तो आप लोगों को मैं ये बता सकता हूं कि बिल्कुल जनसंख्या स्थिरीकरण पे बल हमें देना चाहिए। क्लियर है साथियों? आगे बढ़े, चलो आज। अब देखो कि मैं बता रहा था 2001 से 2011 में जनगणना बढ़ी होगी कि नहीं बढ़ी होगी प्यारे दोस्तों? होगी ना? तो ये जो जनसंख्या वृद्धि दर था वो आपका कितना था? 17.5%। क्लियर है? 17.7%। समझ आओ। अब देखो 2011 की जनगणना के अनुसार, ये अब 2011 की जनगणना का हम देखेंगे। लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात इंग्लिश में बोलेंगे इसको सेक्स रेशो। ठीक है, सेक्स रेशो कितना है हमारे भारत देश का? तो सेक्स रेशो काउंट किया जाता है प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। मतलब कि क्या बोला मैंने? प्रति 1000 मेल मतलब पुरुष, और इसमें कितनी महिलाएं जो है मतलब कि फीमेल्स कितनी हैं। ठीक है, क्षेत्र विशेष पे, राज्य विशेष पे, तो ये पूरे देश विशेष पे जो है हम देख रहे हैं। तो प्रति 1000, अगर भारत में अगर 1000 पुरुष हैं, ठीक है, ये ऐसे नहीं निकलता है क्या? ये निकलता है ऐसे। चलो कोई बात नहीं, क्लियर है? तो अगर भारत में 1000 पुरुष लोग निवास करते हैं तो पूरे ओवरऑल भारत में 943 महिलाएं हैं। अब इसमें लड़के लोग जो है कंफ्यूज ना हो कि मेरा शादी होगा कि नहीं होगा। देखो मैं ये नहीं बोलता, अभी ऑफलाइन क्लास आओ, हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास चल रहा है, वहाँ बहुत ही मनोरम, बहुत ही मनोरंजक, बहुत ही बेहतर तरीके से आपको डायरेक्ट हम ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं। ऑफलाइन में पढ़ाने से ये होता है कि डायरेक्ट हम आपसे जो है हम इंटरेक्ट कर पाते हैं, आप भी हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाते हैं, माहौल बने रहता है और जो है पढ़ाई चलते रहती है। लाइब्रेरी भी सुविधा उपलब्ध है यहाँ, आप आइए लाइब्रेरी में आप बैठ के पढ़ते रहिए। हम यही ऑफिस में आपको मिलेंगे मंगला चौक में, है ना। रायपुर में जाओगे तो आरकेसी के पास जो है राजकुमार कॉलेज के पास आपको मिल जाएंगे, है ना। तो ऐसे करके हमारे सभी ब्रांच में क्लासेस चल रही है, आप सभी आमंत्रित हो। तो ठीक है, मैं मजाक नहीं करता, बस ये बता देता हूँ कि 1000 में 943 पुरुष लोग रहे हैं। क्लियर? अब कुल साक्षरता दर भारत में जो है 73% लोग लिटरेट है। क्लियर है? समझिएगा, इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन क्वेश्चन कराते समय कराऊंगा इसको, लेकिन अभी याद रखना है कितने? 73% लोग। पुरुष साक्षरता देखें तो 80.9%, महिला साक्षरता देखें तो 64.6%। ग्रामीण जनसंख्या भारत में कितनी है? तो 68.84% ग्रामीण जनसंख्या है, और शहरी जनसंख्या जो है वो आपकी कितने हैं? 31.14%। मतलब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारे जगह से प्रश्न पूछा गया है और आप लोग को प्रश्न भी दिखाऊंगा। क्लियर है साथियों? आगे बढ़े, चलो अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार कुल देश में जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या जैसे कि हमने जाना 31.2% और 68% जो है वो ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है, 68 और 31 याद रख सकते हो। क्लियर? यहाँ कहीं डाटा में कोई मिस्टेक तो नहीं है? नहीं है, बिल्कुल वही है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ जो है 31 की जगह में 14 है, तो कंफ्यूज नहीं होना। मैं आप लोगों को और बेहतर तरीके से डाटा का दिखाऊंगा भी कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा है, लेकिन आप दावापत्ति नहीं कर सकते, कई बार प्रश्न वैसे ही पूछा जा चुका है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 31 याद रखना, 68 याद रखना। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरीकरण, मतलब देखो साथियों, जनसंख्या को स्थिर करने के लिए 2000 में, कब? सन 2000 में, मतलब हमारे 2000 जमाना आ गया, ऐसे करके गाना आया था 2000 में। तो उस समय क्या हुआ था? जनसंख्या ने स्थिर करने के लिए 2045 का लक्ष्य रखा गया था कि 2045 में भारत में जनसंख्या स्थिर हो सकती है। और मैं आप लोग को कारण बताया हूँ कि जनसंख्या स्थिर क्यों नहीं हो रही, क्योंकि जागरूक नहीं है लोग। तो जनसंख्या स्थिरीकरण होने वाला था, लेकिन मेरे साथियों ऐसा नहीं हुआ, और उसको जो है आगे बढ़ा के 2070 कर दिया गया। ठीक है, मतलब 2070। क्लियर? उसके बाद 2011 और 2011 बोलता हूँ 1911 और 1921 की जनगणना के समय,
एक चीज याद रखना मेरे साथियों, इस समय जो है जनसंख्या का देखा गया कि बहुत नकारात्मक स्थिति नेगेटिव रहा जनसंख्या का, क्योंकि इस समय एक जो है महामारी फैली थी और महामारी की वजह से जो है जनसंख्या में क्या हो गया, आपका गिरावट हो गया। क्लियर है? कब? तो 1911 से 1921 समय। क्लियर है? आओ बहुत सारा डाटा देखना है। अब देखो भारत में राज्य और जनसंख्या पे हम चर्चा करेंगे। भारत में अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य देखा जाए तो वो कौन है? तो वो है हमारा आदरणीय सम्माननीय उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ जनसंख्या के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम पायदान में। उसके बाद आता है हमारा कौन सा? माया नगरी महाराष्ट्र, जो कि 11 करोड़ जनसंख्या वहां निवास करती है। क्लियर साथियों? उसके बाद ये जो है आपका ज्यादा वाला बॉडी है और ये जो है आपका क्या है? कम वाला बॉडी है। स्क्रीनशॉट लेते रहना ताकि आप लोग सारी चीजों को बेहतर तरीके से याद कर पाओ। क्लियर साथियों? आगे बढ़े। सबसे कम जनसंख्या अगर देखें हम राज्य में, राज्य केंद्र शासित प्रदेश का अलग है ना, राज्य की अगर बात करें सबसे कम जनसंख्या तो वह है कौन सा है? सिक्किम। मात्र 6 लाख जनसंख्या है यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार। मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये अभी वर्तमान के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर है साथियों? आगे बढ़े। चलो उसके बाद देखते हैं कि मिजोरम, मिजोरम सेकंड नंबर में 10 लाख जनसंख्या के साथ। सिक्किम, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है और सिक्किम जो है वो हमारा कौन सा है? राज्य है, जो कि आपका इसका प्रावधान हम देखेंगे जब राज्य की हम चर्चा करेंगे सभी चीजों में। ठीक है, तो अभी याद रखना है सिक्किम और मिजोरम। पता है ना कहाँ कहाँ कौन कौन सा राज्य है? नक्शा रखे हो ना, एटलस? चलो रखे हो गया आप लोग। क्लियर? आगे बढ़े। चलो उसके बाद अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 1.67 करोड़, कितना? 1.67 करोड़ के साथ दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा जनसंख्या है और लक्षद्वीप जो है 64,000 जनसंख्या के अनुसार सबसे कम राज्य है। ठीक है, कम जनसंख्या वाला राज्य है। मतलब मेरे साथियों यहाँ से प्रश्न कैसे पूछेगा? यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपको उत्तर प्रदेश याद रखना है, महाराष्ट्र सेकंड नंबर में आएगा। क्लियर? दूसरा उसके बाद देखिए कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? तो सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है राज्य के अनुसार। उसके बाद कौन सा है? तो मिजोरम है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो आपको वाला टेबल दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आपको याद रखना चाहिए क्या है? आपका दिल्ली। उसके बाद आपका लक्षद्वीप सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। लिंगानुपात सेक्स रेशो बात की थी कि प्रति 1000 पुरुषों में आपका क्या है? महिलाओं यानी फीमेल्स का नंबर। ठीक है, कितना होता है? तो देखो भारत का तो हमने देखा कितना है आपका 943 प्रति 1000 पुरुष में। क्लियर? 943 क्लियर? उसके बाद अब देखो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या बोलता हूँ भाई, लिंगानुपात वो है आपका केरल में। केरल में प्रति 1000 पुरुष में 1084 क्या है? आपकी महिलाएं हैं। उसके बाद तमिलनाडु आता है। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम आ जाएगा आपका हरियाणा, दूसरा नंबर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्लियर है साथियों? वैसे ही केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो आपको पुडुचेरी में सबसे ज्यादा और सबसे कम दमन एवं दीव को, ठीक है, एक साथ है। अब बोलोगे सर दमन दीव तो काउंट नहीं करेंगे, तो भाई ये 2011 की जनगणना के अनुसार प्रश्न ऐसा पूछेगा। क्यों? क्योंकि भारत में अभी वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो आपको दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक साथ मर्ज कर दिया गया है, ये भी पता होगा। क्लियर है? तो उसमें आपने याद रखना है दमन दीव 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ सबसे कम आपका क्या था? लिंगानुपात। अगला आते हैं साथियों जनसंख्या वृद्धि। अब देखो कौन से राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि देखी गई और कहाँ नकारात्मक देखा गया। नागालैंड ऐसा राज्य था जहां नकारात्मक देखा गया। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जनसंख्या वृद्धि कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा हुई? मेघालय में 27.9%। ये प्रतिशत में है साथियों, है याद रखना। किसमें है? तो परसेंटेज में। क्लियर? तो मेघालय में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, अरुणाचल प्रदेश में उसके बाद सेकंड नंबर में 26%। फिर उसके बाद है नागालैंड में तो -0.6% यहाँ पर क्या हुआ? कम हो गया जनसंख्या। यहाँ जनसंख्या जो है कम हो गई। फिर उसके बाद क्या है? केरल है, मात्र 4.9% के साथ यहाँ जनसंख्या वृद्धि देखी गई। क्लियर है? ये वही केरल है जहाँ लिंगानुपात सबसे ज्यादा था। क्लियर? केंद्र शासित प्रदेश में दादर नगर हवेली में जो है 55.9%। यहाँ से प्रश्न 25 बार पूछा जा चुका है। लक्षद्वीप 6.3% के साथ सबसे कम केंद्र शासित है, मतलब सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई। कहाँ? आपका इस केंद्र शासित प्रदेश में। क्लियर? देखो कितना सारा डाटा आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो इस वीडियो को बार बार देखना है, इस वीडियो को बिल्कुल देखना नहीं छोड़ना है। क्लियर? आगे बढ़े। अगला है हमारा, देखें कि आपका सेंसस 2011 के अनुसार जितने भी रिलीजियस प्रोफाइल्स हैं उसको देख लेते हैं।
भारत में अगर देखें तो हिंदूज कितने हैं, तो 96.63 करोड़ है ना, सीआर में दिया है करोड़ है, और 79.8% मुस्लिम मतलब आपका हिंदूज हैं। मुस्लिम्स देखेंगे तो 17.22 करोड़ के साथ साथ 14 ये परसेंटेज वाला एरिया है साथियों, 17.2%। वैसे ही आप क्रिश्चियन देखेंगे तो 2.3%, वैसे ही आप सिख देखेंगे तो कितने हैं 1.7%। उसके बाद बौद्धिज्म देखोगे तो आपके कितना है 0.7%। जैन देखोगे तो कितने हैं 0.4%। अदर्स देखोगे तो 0.7%। तो ऐसे जो है हमें रिलीजियस स्टेटस मालूम होना चाहिए। क्लियर, आगे बढ़े चलो। अगला, अगर बात करते हैं भारत में एसटीज मतलब कि शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति 10 करोड़ जनसंख्या के साथ मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आपके शेड्यूल ट्राइब्स हैं। उसके बाद परसेंटेज में देखेंगे तो आपका लक्षद्वीप में। अब ये क्या हो गया बोले सर, प्रतिशत और आपका मतलब जनसंख्या के अनुसार। तो देखो आओ समझते हैं। देखो आओ साथियों, ये हम मान के चलो, इसका नाम रख दिया मैंने, क्या नाम रख दिया, अभी कौन हीरो एकदम मतलब उसमें ये हीरोइन बन गई भाई, बाल लंबा हो गया इसका, ठीक, छोटा पेट बना देते हैं, समझना गौर से। और ये जो है वो विक्की करके कोई आया नहीं, वो है मान के चलो। और ये सारा अली खान, ये क्या है सारा अली खान, ये है सारा अली खान है। और ये जो हो गया आपका विक्की बहल या जो भी आप, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। इसका पेट बड़ा है, पतला दुबला है लेकिन पेट बड़ा है, और ये तो पहले से ही मोटी थी। अब इन दोनों को प्लान हुआ, दोनों क्या है भाई बहन, ठीक है। अब भाई बहन जो है वो कहाँ गए, गुपचुप खाने के लिए गए। गुपचुप खाने के लिए गए तो ये जो सारा अली खान है ये इसका पेट भर के गुपचुप खा ली, लेकिन जो है ये विक्की बहन जो है वो इतना खाया, ठीक है। लेकिन ये जो खाया तो ज्यादा, लेकिन परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है ये तो पूरा पेट भरा गया है, 100% पेट भरा गया है इनका, ठीक है। लेकिन प्रतिशत में देखें तो ये कितना है 80% ही खाया है अपने पेट के अनुसार। तो यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है मतलब यहाँ क्या है आपका, इसने जो है काउंटिंग आपका देखें कि नंबर्स के अकॉर्डिंग या देखा जाए इसमें संख्यात्मक रूप से ज्यादा खाया है लेकिन परसेंटेज कम है, लेकिन ये कम खाई है लेकिन परसेंटेज ज्यादा है। तो वैसे ही बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में क्या है आपका सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब्स है, और आपका लक्षद्वीप में परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा है। ये हो गई आपका सारा अली खान, और ये जो हो गया आपका विक्की, नहीं मालूम क्या नाम है, कैटरीना कैफ के साथ शादी किया वो। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें हम, एससी जो है 20 करोड़ के साथ उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है, परसेंटेज में जो है आपका क्या है पंजाब। क्लियर है साथियों, आगे बढ़े। तो साथियों हमारा जो है यहाँ जनगणना से संबंधित जितना भी फैक्ट है या जितना भी क्या बोलते हैं जानकारी है वो अभी हमने प्राप्त नहीं किया है। अब जो है स्मार्ट वे पे, स्मार्ट स्टडी बेस्ड पे अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। क्लियर है साथियों, आशा करता हूँ आप लोग को सारी चीजें समझ में आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।